हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश राजवाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर पीओवी पर। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है और वो है भारत और कनाडा के रिश्ते। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुए थे। अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के एंड में भारतीयों ने कनाडा में बसना शुरू कर दिया था। इनमें ज़्यादातर फार्मर्स और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वेटरन सोल्जर्स शामिल थे। वो इसलिए क्योंकि कनाडा उस समय ब्रिटेन का पार्ट था, तो इंडियंस के लिए वहाँ बसना थोड़ा सा आसान था। हालांकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कनाडा के साथ भारत की आज़ादी के बाद ही एस्टैब्लिश हो पाए और इनमें मजबूती आई जब हमारे उस समय के और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कनाडा का दौरा किया अक्टूबर 1949 में। इसके बाद 1951 में कोलंबो प्लान के तहत कनाडा ने भारत को एड देना शुरू की और 1954 आते आते कनाडा ने भारत को साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर दिया ताकि हम लोग रिसर्च कर सकें और उस न्यूक्लियर रिएक्टर को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क में इंस्टॉल किया गया। मिड 1950s आते आते भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध थे उनमें कड़वाहट आना शुरू हो गई, जिसकी वजह थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत। हालांकि भारत एक नॉन अलाइंड देश था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता था कि भारत यूएसएसआर के कैंप का ही एक हिस्सा है। और फिर भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बंद कर दिया। भारत और कनाडा के रिलेशन 1980 आते आते और ख़राब हो गए और उसकी वजह थी खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म। कनाडा पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वह भारत के खिलाफ खालिस्तानी टेररिस्ट्स का समर्थन करता है और उन्हें अपने देश में पनाह देता है। और फिर 1985 में एयर इंडिया की फ़्लाइट कनिष्क की बॉम्बिंग में जो खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा में रहते थे उनके खिलाफ कनाडा ने भारत की कोई भी मदद नहीं की और उस बॉम्बिंग में 329 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में सुधार अर्ली 1900s के बीच में देखा गया, जब भारत ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के तहत अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। 1996 आते आते भारत और कनाडा के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यानी कि MOUs साइन हुए। फिर साल 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम पोखरण 2 रखा गया। इसके बाद भारत पर सैंक्शंस लग गए, लेकिन इन सैंक्शंस का भारत और कनाडा के ट्रेड पर ज़्यादा देर तक असर नहीं रहा, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, तो कनाडा ने ये उचित समझा कि भारत के साथ ट्रेड जारी रखा जाए। फिर साल 2015 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा जाकर एक ऐसी डील साइन की जो साल 1974 के बाद से अटकी पड़ी थी, और वो डील थी कमर्शियल यूरेनियम की डील, जिससे कि भारत को कनाडा से यूरेनियम मिलेगा और न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिलेशंस के आधार के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है आर्थिक आधार। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसका वॉल्यूम $6 बिलियन तक पहुंच चुका है। कनाडा भारत का 18वां सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है
जिसने कि भारत में इस समय तक $3,300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। साथ में 600 कैनेडियन कंपनीज भारत में इस समय ऑपरेशनल हैं। भारत कनाडा को ज्वेलरी, फार्मा और केमिकल्स जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और साथ में हम लोग कनाडा से फर्टिलाइज़र्स, निकल और कॉपर ओर जैसी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। फिर आती है स्पेस की बात। तो भारत की इसरो और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में एक MOU साइन हो रखा है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। साल 2018 में कनाडा की पहली सैटेलाइट को इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। फिर आगे बात आ जाती है स्ट्रेटजी की। इंडो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत भारत कैनेडियन इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। IC इम्पैक्ट्स एक प्रोग्राम के तहत दोनों देश मिलकर हेल्थ केयर, एग्री और वेस्ट मैनेजमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसकी देखरेख डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है। अंत में एजुकेशन एक ऐसा नींव है जिसने इन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कनाडा में बाहर से आकर पढ़ने वाले बच्चों में 40% बच्चे भारत से जाते हैं। द शास्त्री इंडो कैनेडियन स्कूल एक ऐसा बाई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कल्चर और एजुकेशन को दोनों देशों में प्रमोट कर रहा है। हाल ही में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी पर भारत सरकार ने उनके नाम पर कैनेडियन यूनिवर्सिटी के अंदर एक कुर्सी स्थापित की है जो कि रिलीजियस स्टडीज़ को प्रमोट करेगी। आइए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों में चैलेंजेस के बारे में। इन दोनों देशों के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है वो है खालिस्तान का मुद्दा। हालांकि ये मुद्दा इन दोनों देशों में 1980 से चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये मुद्दा ठंडे बस्ते में था। परंतु जैसे ही 2013 में कनाडा में लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो ये मुद्दा फिर से जागरूक हो जाता है और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देता है। अक्सर ये देखा गया है कि कनाडा में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से, और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में शामिल होने के बावजूद भी उन्हें कनाडा में पनाह दी जाती है। इसकी हाल ही में हुई घटनाएं साक्षी हैं, जैसे कि भारतीय दूतावासों पर हमला, इंडियन डिप्लोमैट्स को जान से मारने की धमकी देना और हमारी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन की रैली निकालना। इन सभी घटनाओं की वजह से भारत और कनाडा के रिलेशंस में एक तनाव और बढ़ चुका है और ये अपने ऑल टाइम लो पर है। दूसरा मुद्दा है ट्रेड का। भारत कैनेडियन दालों का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में दालों की बम्पर फसल उगी है और अपने किसानों को बचाने के लिए भारत ने बिना बताए कनाडा को दालों पर 50% ड्यूटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से कनाडा की गवर्नमेंट खफा है। साथ में भारत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं और अपने किसानों को बचाने के लिए भारत में प्रोटेक्शनिज्म नाम की चीज़ भी शामिल है। साथ में भारत में रेड टेपिज्म है, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं हो पा रहे। हाल ही के कुछ सालों में ये भी देखा गया है कि भारत से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स और एक्स आर्मी ऑफिसर्स को वीज़ा देने में कैनेडियन गवर्नमेंट अड़ंगा लगा रही है, जिसकी कोई भी वजह भारतीय गवर्नमेंट को नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से भारतीय गवर्नमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा खफा है। आइए अब बात करते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्तों को
कैसे सुधारा जा सकता है। मेरे हिसाब से इन दोनों देशों को अगर अपने रिश्ते सुधारने हैं तो उसके लिए सबसे पहले खालिस्तान इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कैनेडियन गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट से ऊपर उठ के पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसके लिए उसे भारत के साथ मिलके एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं उन्हें कहीं ना कहीं स्नब करना पड़ेगा। साथ में इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में भी अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और कोलैबोरेशन तो बढ़ेगी ही, लेकिन क्राइसिस के चांसेस घटेंगे। साथ में इन दोनों देशों को अपने डिप्लोमेटिक टाइज को और मजबूत करना चाहिए, जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताएंगे और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर आगे अग्रसर होंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अपने आने वाले वीडियोस को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।